प्यारे बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा हम अपने चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, क्योंकि समय बीता जा रहा है और गूगल मीट के लिंक भी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, पर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा। शायद लाइट नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है बैटरी डाउन हो, कई वजह हो सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी विधि ये लगी कि थोड़ा सा आपको आगे पढ़ाया भी जाए और हमारे बीच में थोड़ा सा एक लिंक भी रहे, ताकि हम इतनी छुट्टियों के बाद बच्चे बिल्कुल ब्लैंक ना आए। तो जीव जनन कैसे करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम कैरी ऑन नहीं कर पाए इसको। तो इसमें सबसे पहले हम छोटे जीवों के बारे में स्टडी करेंगे। जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें जनन के लिए बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत सिंपल प्रक्रिया बोल सकते हैं हम। सबसे पहली प्रक्रिया है विखंडन। जो एक कोश के जीव होते हैं उनका शरीर विखंडित होता है, यानी दो भागों में टूटता है, फिर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके होते हैं। अनेक जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त होती है। जब एक कोशिका दो भागों में विभक्त होती है उसको हम बोलते हैं द्विखंडन। जैसे अमीबा है, इस प्रकार के एक कोश के जीवों में विभाजन जो होता है वह द्विखंडन की विधि से होता है, और इसे ही हम द्विखंडन कहते हैं। अगर इस तरीके से करें हम कि जैसे एक कोश के जीव अमीबा को जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसा होता है उसका शरीर, और जब इसमें जनन होता है तो इस प्रकार एक रेखा जो खींचती है इसके अंदर, और इसका शरीर विखंडित होके दो भागों में टूट जाता है, और जो केंद्रक था वो भी दो भागों में टूट जाता है, और जो बाहर जो कोशिका द्रव्य होते हैं वो भी इन दोनों छोटी छोटी कोशिकाओं में चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं द्विखंडन। जनरली अमीबा में ये द्विखंडन विधि द्वारा होता है, और फिर एक से हमारे पास दो अमीबा बन जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी इसी को कहते हैं कि एक से बहुत जीव बन रहे हैं इस प्रक्रिया में, इसलिए इसको, और एक से कितने बन रहे हैं, दो, तो इसको हम द्विखंडन बोलते हैं। तो अमीबा में द्विखंडन होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है द्विखंडन का अमीबा। और अमीबा की जो स्थायी स्लाइड होती है वो भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम बाद में देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उस समय देखेंगे। परंतु कुछ एक कोश के जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अमीबा से थोड़ी सी और ज़्यादा संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु, लेशमानिया, ये दोनों ऐसे जीव हैं जो कि बीमारी के कारण बनते हैं। तो इनकी जो कोशिका होती है वो एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना की तरह होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। जैसे इन्होंने बताया, यहाँ अमीबा आप देख रहे हो, एक से दो अमीबा बन रहे हैं। अमीबा, ये है अमीबा, तो इसमें एक से दो अमीबा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लेशमानिया, इसमें देखिए ये एक जीव है, ये संपूर्ण जीव है। इसमें देखो एक प्लेट जो नीचे से एक जगह से इसने विभाजित होना शुरू कर दिया है, और ये जो विभाजन की रेखा है ये बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे यहाँ से ये इस तरीके से उसको काट देगी, और यहाँ से ये टोटल ही अलग हो जाएंगे, और इस प्रकार लिश्मानिया भी एक से दो लिश्मानिया बन जाएगा। परंतु अमीबा में आपने देखा था कि एक छोटी सी जगह से ये विभाजित होते हैं। इसमें क्या हो रहा है लिश्मानिया में, कि जो पूरा शरीर है वही विभाजित हो रहा है, जैसे दो टुकड़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार द्विखंडन में भी थोड़ी सी अलग अलग तरीके से होता है। तो मलेरिया परजीवी जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम को, उस तरह के जो एक कोश के जीव हैं उनमें थोड़ा अलग तरीके से विखंडन हो रहा है।
विखंडन तो हो रहा है, उनका शरीर भागों में तो बट रहा है, परंतु इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इस अकेली कोशिका के अंदर बहुत सारी विभाजन हो रही है। इस तरह से छोटे छोटे विभाजन हो रहे हैं। छोटे छोटे विभाजन होने के कारण बहुत सारे मल्टीपल इसमें विभाजन हो रहे हैं। जैसे एक सोच लीजिए, एक अकेली कोशिका थी, उसके कई सारे भाग हो रहे हैं। तो इस कई सारे भागों में खंडित होने की प्रक्रिया को ही हम विखंडन कहते हैं। तो विखंडन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है कि भाई एक जो कोशिक जीव है प्लाज्मोडियम, वो एक ही साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और उसको बोलते हैं हम बहुखंडन। मल्टीपल उसमें डिवीज़न हो रहा है। तो आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं विखंडन में ही। आपने अमीबा में देखा विखंडन, फिर लेशमानिया में किस तरीके से विखंडन हो रहा है, और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन कैसे हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते, खंडन सरल संरचना वाले, बहुत ही आसान, जटिल जिनका शरीर नहीं है, उनको हम सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव कह सकते हैं। अब बहुकोशिक है यहाँ पर, एक कोशिक नहीं है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से जो बने हुए जीव हैं उनमें भी जनन की विधि सरल होती है। उदाहरण के लिए जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। स्पायरोगायरा विकसित होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होता है। उसका शरीर इस तरह से होता है और फिर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो पूरी की पूरी स्पायरोगायरा की एक इस तरीके के उसका शरीर होता है, ऐसे रिबन की तरह, बिल्कुल फिलामेंट। तो जैसे वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे उसको खंडित होना कहते हैं। ये टुकड़े अलग अलग खंड विकसित होकर, प्रत्येक खंड विकसित होगा और एक नया स्पायरोगायरा बनेगा इससे। तो आप ही देख रहे हैं कि एक के कितने टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब अलग होकर एक नए स्पायरोगायरा का जन्म देंगे। और ये भी खंडन है, इसको भी हम खंडन कहेंगे। इसके बाद बहुकोशिक जीव, हर बहुकोशिक जीव के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेगा, इसी प्रकार से वो रिप्रोड्यूस करेगा, जनन करेगा। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव जो बने होते हैं वो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और विशेष कार्य हेतु जो कोशिकाएं विशिष्ट रूप से संगठित होती हैं वो मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और जो अंग हैं मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र बनाते हैं, और फिर अंगतंत्रों से बन के ही हमारा शरीर बनता है। तो कोशिका दर कोशिका इस प्रकार का जो विभाजन होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में थोड़ा अलग होता है और बहुत स्पेशल हो जाता है ये। तो बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, और उन बहुकोशिक जीवों में मनुष्य भी आ जाते हैं। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति क्या है कि कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं, और कुछ खास जो ग्रुप बना होता है इन कोशिकाओं का, उन ग्रुप्स को हम ऊतक बोलते हैं। और इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए जनन की भी विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं। तो हम उन विधियों को पढ़ेंगे आगे। सबसे पहली विधि आ रही है पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या है? प्लेनेरिया एग्जाम्पल ले लो। प्लेनेरिया में पूर्ण रूप से विभाजित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। जो उनका पूरा शरीर है, ये जो प्लेनेरिया है, इसका शरीर जितने भागों में
विभक्त होगा, जितने भागों से ये टूटेगा उतने ही नए प्लेन एरिया बन जाएंगे और नए प्लेन एरिया विकसित होकर एक संपूर्ण जो एक अलग अलग 3 प्लेन एरिया इसकी जगह बन जाएंगे। तो एक प्लेन एरिया जब 2 भागों से डिवाइड हो रहा है उसके बाद 3 प्लेन एरिया बन रहे हैं और तीनों में ऐसा नहीं है कि जैसे एक भाग से इसका सिर वाला पोर्शन बना तो दूसरा भाग अपने आप ही विकसित हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, और इस वाले प्लेन एरिया में ये बीच वाला पोर्शन आया था, ऊपर सिर वाला पोर्शन और दूसरा जो निचला पोर्शन होता है वो अपने आप ही विकसित हो जाना शुरू हो जाएगा। और जो तीसरा प्लेन एरिया बनेगा वो बनेगा सबसे निचले वाले भाग से और ऊपर के दोनों भाग अपने आप ही उसमें विकसित हो जाएंगे। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्भवन, कि एक प्लेन एरिया से 3 प्लेन एरिया बन गए हैं और इस प्रक्रिया को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो क्षत विकसित हो जाता है इसका शरीर, परंतु टुकड़ों में टूटने के बावजूद भी जो टुकड़े हैं वो वृद्धि करके नया जीव बनाते हैं। और ये केवल प्लेन एरिया में नहीं बल्कि हाइड्रा में भी होता है। ये दोनों ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, इनको हम जलीय जीव भी कह सकते हैं। तो इन कोशिकाओं के धीरे धीरे जो क्षत विकसित पोर्शन थे इनके शरीर का वो दोबारा डेवलप होता है और एक संपूर्ण प्लेन एरिया इनसे बन जाता है। तो इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। इसके बाद है मुकुलन। जो मुकुलन है ये प्रक्रिया हाइड्रा में होती है। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। इनके पास भी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएं होती हैं और हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण ही एक स्थान पर एक उभार उत्पन्न होता है और इस उभार को हम मुकुल कहते हैं। और यही मुकुल है जो धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक नए जीव, नए हाइड्रा को जन्म देता है। और जब यह संपूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है तो पुराने हाइड्रा से कट जाता है और इस प्रकार जो पुराना हाइड्रा था, ओल्ड हाइड्रा था, उससे एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रकार के जो जनन की प्रक्रिया है इसको हम मुकुलन कहते हैं, जो हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारे पास कायिक प्रवर्धन। कायिक यानी काया, जो हमारे शरीर है उसे हम काया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग, पौधों के मुख्य भाग आपने पढ़े हुए हैं, 6ठी क्लास से पढ़ते आते हैं, जड़, तना, पत्ते, मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ते। तो ये ऐसे भाग हैं जिनसे एक संपूर्ण जीव विकसित हो जाता है। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे जो होते हैं उनमें इस क्षमता का उपयोग किया जाता है, जैसे कलम लगाना, रोपण जिसको आप बोलते हैं, कलम लगा के भी करते हैं आप, ग्राफ्टिंग से भी करते हैं, उसको रोपण बोलते हैं हिंदी में। उदाहरण के लिए गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन करते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज की आवश्यकता नहीं होती, बिना बीज के ये ग्रो करते हैं। तो पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं, समय की भी बचत होती है। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ ये भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जो पुराने जो पौधे थे जिससे वो उत्पन्न हुए उनके समान होते हैं। मतलब इनके जो डीएनए है वो बिल्कुल सेम होंगे। जो जनक पौधा था उसके साथ बिल्कुल मैच करेंगे जो संतति पौधे के डीएनए हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये है ब्रायोफिलम का पत्ता, और पत्ते में से ही आप देख सकते हैं कि पत्ते में से किस प्रकार कलिकाएं निकल रही हैं पत्तों में से ही। और ये कलिकाएं जब मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो वहाँ पर एक नया ब्रायोफिलम निकल पड़ता है।
उग जाता है नया ब्रायोफिल्म, और इस तरह के जनन के तरीकों को हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। इस केस में ब्रायोफिल्म के केस में ये पत्ते के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है। नेक्स्ट है आपके पास बीजाणु समासंग। बीजाणु बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन की संरचनाएं पाई जाती हैं। आजकल जैसे बरसात के समय में आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर धागे के समान कुछ संरचनाएं होती हैं, और इन संरचनाओं को हम राइजोपस कहते हैं। ये कवक है, कवक का जाल होता है, काले रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है। तो इस प्रकार के जीवों को कवक कहते हैं, और बरसाती सीज़न में ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि इनको उगने के लिए नमी चाहिए होती है। तो ये जनन के भाग इनमें बहुत जो उजागर नहीं होते, परंतु चित्र में आप देख सकते हो कि ये जो शो किया है, ये इसका पूरा शरीर इस तरीके से होता है, इस तरह से वो फैले होते हैं, और इसमें जो जनन होता है वो इन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु जो होते हैं वो इन गोल गोल संरचनाओं के अंदर पाए जाते हैं, और जैसे ही वो बीजाणु इन गोल गोल संरचनाओं को बीजाणु धानी बोलते हैं, और जैसे इन धानियों में से वो निकलेंगे, वो बीजाणु संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही ये बीजाणु निकलेंगे और फिर किसी नमी वाले स्थान पर गिरेंगे तो वहाँ पर नया पौधा इनका उगाता है, नया कवक उगाएगा, नया राइजोपस उगाएगा। तो ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं, और बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इनकी रक्षा करती है, और जैसे इनको नमी वाली सतह मिल जाती तो वहाँ पर ये वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और एक नया जीव बना देते हैं। तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन, इस प्रकार के प्रजनन को, अलैंगिक जनन को हम बीजाणु समासंग कहते हैं। तो जितने भी अभी तक हमने जितनी भी जो विधियाँ पढ़ी है, चाहे वो विखंडन से लेके हो, द्विखंडन, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन हो, फिर मुकुलन हो, फिर कायिक प्रवर्धन हो, फिर बीजाणु समासंग हो, ये सब अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं हैं। और अलैंगिक जनन को आप अगर देखते हैं यहाँ पे, तो अलैंगिक जनन की वो विधि है जिसमें लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं किया जाता। पेड़ पौधे बिना लैंगिक अंगों के ही जनन में भाग लेते हैं और नया जीव उत्पन्न करते हैं, नया पौधा बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसमें चाहे वो बीजाणु समासंग हो, चाहे कायिक प्रवर्धन हो, चाहे पुनरुद्भवन हो, चाहे मुकुलन हो, चाहे विखंडन हो, चाहे द्विखंडन हो, तो इस प्रकार के जितने भी जो जनन की हमने विधियाँ पढ़ी हैं ये अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। तो और उतना टफ भी नहीं था ये, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, अपनी किताबों से पढ़ लें। जो इन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल होते हैं बेटा, तो उसमें से भी आप स्टडी कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेज रही हूँ उनको कोशिश करें कि लिखते रहें और पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट ना करें। धन्यवाद।